नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, वक्त देश में कोरोना से जंग का भी है। और इसी वक्त एक तरफ कोरोना से जंग है तो दूसरी तरफ नफरत की राजनीति से भी एक जंग है। सवाल इस बात का है कि क्या कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग को मजहब का रंग दिया जा रहा है। अरुंधति रॉय, जिन्होंने एक भड़काऊ बयान के जरिए कह दिया है कि कोविड-19 के खिलाफ हिंदुस्तान की इस लड़ाई को मजहबी रंग देकर ये सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा की आड़ में असल मुद्दों से पूरी लड़ाई को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आती हुई ऐसी जानकारी भी जहां पर लॉकडाउन और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देश को ऐसे संकट काल, ऐसे कोरोना काल में हैरान परेशान करती हुई रिपोर्ट। फिर चर्चा की शुरुआत। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। भारत में कोविड-19 के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन महासंकट की इस घड़ी में भी भड़काऊ और हैरान करने वाले बयानों की भरमार है। ताजा बयान है एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय का, जिन्होंने एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मोदी सरकार कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कर रही है। हम सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि नफरत और भूख की महामारी से भी जूझ रहे हैं। अरुंधति रॉय का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन भारत में मरकज और जमात से जुड़े मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो यहाँ भी कुछ ऐसे आरोपों को हवा मिलने लगी। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो देश के स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि देश में कुल कोरोना मरीजों के करीब 30% जमात से जुड़े लोग हैं और दिल्ली में तो हिस्सेदारी 60% से भी ज्यादा है। तमिलनाडु में कुल कोरोना मरीज में मरकज के जमातियों का हिस्सा 84% है, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, उत्तर प्रदेश में 59%, आंध्र प्रदेश में 61%, असम में तो 91% और अंडमान निकोबार में 83% मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया। कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई इस टाइम दिल्ली लड़ रही है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर विदेशों से जितने लोग आए वही लेके आए कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में आए, तो सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दूसरे कई राज्यों में भी मरकज से निकले लोगों की तादाद अच्छी खासी है जो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकों से ये भी खबरें आई कि गली मोहल्लों में सब्जी वालों का धर्म पूछकर उन्हें एंट्री दी जा रही है, लेकिन RWA की ओर से इसका खंडन भी आया। परेशानी तो है जी, मैंने आधार कार्ड मांगते हैं और नहीं तो जाओ अपने अपने कॉलोनी में वहीं बेचो। हाँ, यही बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला बात बोलते हैं, जो तुम क्या हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, यही सब पूछते रहते हैं। हम आधार कार्ड नो करके आपको दिखा देते हैं, वो बोलते हैं आपका नाम सोहेल खान है, हम बोलते हैं हाँ जी। अब आपका नाम हबीब है और फिर वो बोलते हैं आप मोमदन हो, आप हमारी कॉलोनी में नहीं आ सकते, आप कोरोना वायरस जाए लाते हो, वो लाते हो। यहाँ सबको ये समझाना जरूरी है कि अफवाहों पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड-19 वायरस न तो धर्म देखता है और न ही जात, न गरीबी देखता है और न ही अमीरी, और न ही धर्म का पैमाना मानता है। ये वक्त साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का है, न कि मजहब के नाम पर बिखर कर आरोप प्रत्यारोप करने का। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। क्योंकि मजहब नहीं देखता कोरोना। इससे पहले कि मैं आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराऊं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, बड़ी खबर प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट के जरिए ये कहा गया है कि रंग, जाति, धर्म, भेद कुछ नहीं देखता कोरोना वायरस। ऐसे वक्त पर देश को एकजुट
रहने की जरूरत है। देश को ये समझना है कि हमारी लड़ाई कोरोना के खिलाफ है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सब एकजुट होकर देशवासी आगे बढ़े। प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट जारी किया गया है और पीएमओ की तरफ से इस ट्वीट में ये तमाम बातें लिखी गई हैं कि नस्ल, धर्म, रंग, जाति को नहीं देखता है कोरोना वायरस। इस वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई है जिसमें देश को एकजुट होना होगा। संप्रदाय, भाषा, सीमाएं नहीं देखता है ये वायरस। ये एक ऐसे वक्त पर जब अलग अलग हलकों में मजहब के आधार पर देश को कोरोना के खिलाफ इस जंग में बांटने की कवायद साफ देखी जा सकती है। इन सब के बीच पीएमओ की तरफ से ये कोशिश है। और आइए अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तंसीम रहमानी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी के नेता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुनील चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं जो कि सीपीआईएम के नेता हैं, हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और तौसीफ खान जो कि वकील है तबलीगी जमात के, वो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुनील चोपड़ा जी आपके पास आना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं शहजाद पूनावाला जी के पास जाऊंगी। ये जो अरुंधति रॉय इस मौके को भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जब वो ये लिखती हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार की तैयारी की तरफ ये देश बढ़ रहा है, सरकार कोविड-19 के संक्रमण का इस्तेमाल इस तरफ कर रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ सबको भड़काने में, आपको नहीं लगता है कि सबसे ज्यादा देश को तोड़ने वाली बातें तो ऐसी आवाजें कर रही हैं इस वक्त? सुनील चोपड़ा। ऐसा ये नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भली भांति, जैसे मैं भी जानता हूं कि इस मामले को उछालने का काम सबसे ज्यादा हमारे टेलीविजन चैनल्स ने किया है। ये तबलीगी जमात की बात जो है, महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा है, 10 सवाल पूछे हैं होम मिनिस्टर से कि ये किस तरह से यहाँ पर वो मीटिंग की गई और किस तरह से उन्होंने हर प्रयास किया कि हमें यहाँ से हटा दिया जाए, और कुछ नहीं हुआ। डोभाल साहब भी उनको मिलने गए थे। तो मेरा ये कहना है, ये जो काम है अरुंधति रॉय ने नहीं किया है, ये मीडिया ने किया है, और मीडिया के पीछे कौन था मैं जानना चाहता हूं। सुनील चोपड़ा जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सामान्य ज्ञान का सवाल है और मैं ये उम्मीद रखती हूं कि आपके कद का नेता मेरे सवाल का सीधा जवाब देगा। कौन सी वो एक घटना है देश में जिसकी वजह से 30% कोरोना के मामले इस देश में बढ़े? क्या आप ये चाहते हैं कि मीडिया फैक्चुअल रिपोर्टिंग ना करे? क्या आप ये कह रहे हैं कि मीडिया फैक्ट्स को सामने ना रखे, छिपाए? पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जब चिट्ठी लिखी जाती है ऑफिशियल, तो आप मेरे सवाल को सुनिए, मुझे बताइए कौन सी वो एक घटना है जिसकी वजह से 30% कोरोना मामले बढ़े? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मिस्टर ठाकुर उस मीटिंग में था नहीं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पूरी बात कौन सी वो एक घटना है? कौन सी वो एक घटना है? मिलने के लिए सुनील चोपड़ा जी, आपकी दिक्कत यही है, आपकी दिक्कत यही है, जब सवाल का जवाब ना हो तो फिर लगातार बोलते रहो। जब सवाल का जवाब ना हो तो लगातार बोलते रहो। सुनील चोपड़ा जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कौन सी वो एक घटना है जिसकी वजह से 30% कोरोना के मामले बढ़े? ये झूठ बोलना बंद कीजिए। और ये तमाम राज्यों की स्वास्थ्य मंत्रालयों ने ये आंकड़े जारी किए हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का जारी किया हुआ आंकड़ा, एक बार मैप पर पूरा ग्राफिक्स दिखाइए जिसमें हम दिखा रहे हैं कौन से राज्य में कितने मामले हैं। आप चाहते हैं कि मीडिया फैक्ट्स को छिपाए, आप ये चाहते हैं कि मीडिया फैक्ट्स को छिपाए, स्वास्थ्य मंत्रालय की दी हुई जानकारी हम ना दिखाएं। अरे सर देखिए, आपके तरह लगातार चिल्लाने की मुझ में ना क्षमता है, ना मुझ में आदत है, ना मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा टीवी पर करूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े जारी करे हम ना दिखाएं। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप अपनी भाषा को देखिए, बहुत अच्छा है, बोलिए। सुनील चोपड़ा जी, अपनी भाषा देखिए, आप अपनी भाषा देखिए। अगर आपके हाँ में हाँ मिलाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है चैनल और एंकर। अगर आपसे एक सख्त सवाल पूछ ले तो आप उल्टा
अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। आप देखिए अपनी भाषा, अब आप अपशब्दों पर उतर आए हैं। बहस को 1 मिनट नहीं हुआ है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो फैक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाते हैं, क्या वो नहीं दिखाया जाए? पूछे हैं, उनका जवाब कौन देगा? तू तड़ाक और अपशब्द करके, तू तड़ाक और अपशब्दों का इस्तेमाल करके आप किसी को रोक नहीं पाएंगे बोलने से। फैक्ट्स की रिपोर्टिंग होती रहेगी। जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी तबलीगी जमात के आंकड़ों को रखा जा रहा है, इंडोनेशिया में रखा जा रहा है, मलेशिया में रखा जा रहा है, तो हिंदुस्तान में उसे अलग नाम देने की क्या जरूरत है? चाहे बाबा राम रहीम के खिलाफ हो या फिर किसी और बाबा के खिलाफ, उसके खिलाफ भी जब जानकारी आती है इसी तरह दिया जाता है, तब तो हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं दिखता है। सवाल यह है कि फैक्चुअल रिपोर्टिंग से कोई भी मीडिया चैनल इस वक्त क्यों पीछे हटे? क्योंकि किसी सुनीत चोपड़ा को यह लगता है कि इसकी वजह से मीडिया किसी के दबाव में है। मैं आपके पास अब शहजाद पूनावाला, अपनी बारी का अब इंतजार कीजिए। काफी चीख लिया शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, जब आपने सुनीत चोपड़ा जी की बातों को सुन ही लिया है, सवाल ये है आप अपने अपशब्द और अपनी जो कोटरी है ना लैंग्वेज की, उसको थोड़ा सा संभालिए सर। जिस उम्र में हम हैं आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप जिस तरह की भाषा टीवी पर बोल रहे हैं ये अच्छी नहीं है। मैं भी आपसे सवाल जवाब कर रही हूँ, अब शब्द नहीं बोल रही आपके लिए। शहजाद पूनावाला जी, सवाल ये है कि ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, ये इसकी वजह से आप इसको अगर ये कह दें कि जीनोसाइड की तैयारी सरकार कर रही है, तो दरअसल फोबिया तो ऐसे लोग फैलाते हैं जो इस तरह की भड़काऊ बातें करेंगे। अंजना जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये वही अरुंधति रॉय है जिसने सीए के मामले में रंगा बिल्ला ये नाम भरने को कहा था। इन्होंने कश्मीर के विषय में क्या बोला है, भारत को कश्मीर से अलग करने की बात की है, तो इनके विषय में तो पुराना इतिहास है इनका। पर मैं कहूँगा कि देखिए, जो तबलीग जमात ने किया है वो तो पाकिस्तान इंडोनेशिया की भी तकलीफ बनकर बैठा है, और तबलीग जमात को के अधर्म को धर्म के बुरखे में छुपाना, ये कुछ एक आंख वाले जो उदारवादी मंडली है जिसके सदस्य हमारे सुनीत चोपड़ा भी है, अरुंधति रॉय भी है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी है, वो लगातार करते हैं। वो तब ये सवाल नहीं उठाते जब हिंदू टेरर का शब्द गढ़ा जाता है, वो तब अंजना ओम कश्यप से सवाल नहीं पूछते जब अंजना ओम कश्यप रामपाल के बारे में बोलती है या आसाराम का पोल खोलती है। पर जब अंजना ओम कश्यप और पाकिस्तान और भारत के मुसलमान तीनों मिलकर बोलते हैं कि तबलीग जमात मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, ये तो तबलीग जमात जो है ये तो जाहिलों का एक समूह है जो देखिए किस तरीके से बर्ताव कर रहा है कोरोना वॉरियर से, इसको धर्म के आड़ में नहीं देखा जा सकता, तब ये लोग उड़ जाते हैं क्योंकि इनको वोट बैंक का वायरस से ये ग्रसित है। और कोरोना वायरस से तो हम निपट लेंगे अंजना ओम कश्यप जी, पर ये वोट बैंक का वायरस और तुष्टीकरण का वायरस है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान तबलीग जमात को सिंगल सोर्स इवेंट बोल रहा है? क्या पाकिस्तान बोल रहा है? पर हमारे देश में है कि इसको सिंगल सोर्स इवेंट जरूर बोलेंगे। पर मुझे एक बात बताइए कि अगर हम येदियुरप्पा ने जो गलत किया उसको चिन्हित कर सकते हैं, कलबुर्गी को चिन्हित कर सकते हैं, तो ये मरकज की वजह से अगर 30% केस बढ़े हैं तो हम चिन्हित क्यों नहीं कर सकते? और इनके सेकुलरिज्म के पोस्टर वो अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, तो वो भी क्या सांप्रदायिक और इस्लामोफोबिक है? पाकिस्तान भी इस्लामोफोबिक है। अरे ये तो 370 में भी मुस्लिम विरोध ढूंढ लेते हैं। ये मोदी विरोध से ग्रसित है। इनको कोरोना विरोध नहीं करना, इनको मोदी विरोध करना है, इसलिए नए नए बहाने ढूंढते हैं और बताते हैं। मुझे एक स्कीम बताइए अंजना जी, एक चीज बताइए जो इंस्टीट्यूशनली मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने की है। सरकार क्या पीपी किट नहीं दे रही मुसलमानों के लिए? क्या सरकार वेंटिलेटर नहीं दे रही? क्या सरकार आईसीयू के बेड नहीं दे रही? हर तीसरा पेशेंट मरकज का है, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है। सरकार ने इंस्टीट्यूशनली डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, पर सुनीत चोपड़ा, अरुंधति रॉय और उनकी एक आंख वाली जो सेकुलरवादी मंडली है वो चीखेगी चिल्लाएगी क्योंकि जमात की हरकतों पर उनको बुरखा डालना है। बुरखा, आप समझ रही ना? बुरखा जवाब दीजिए सुनीत चोपड़ा जी, किसके नाम से मिलता जुलता है? वो कौन सी हे वायर जर्नलिस्ट है, पर वो बुरखा डालेंगे। सुनीत चोपड़ा जी, सुनीत जी, अब वो गाली देंगे। किसी के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं इसकी इजाजत आपको भी नहीं दूंगी, इसको आपको भी नहीं दूंगी। शहजाद पूनावाला जी, थोड़ा सा संयम रखिए। लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप जानते हैं ये कोई सीक्रेट नहीं है। क्या कहा चोपड़ा जी? तबलीग जमात सारे मुसलमानों की प्रतिनिधि थोड़ी कर रही है। ने कहा है कि आप पॉपुलेशन को ऐसे टारगेट मत कीजिए, नहीं तो आप हार जाएंगे लड़ाई में। तबलीग जमात इज नॉट इक्वल टू ऑल मुस्लिम्स। कौन टारगेट कर रहा है? अजमेर के दरगाह के जो चिश्ती है उन्होंने कंडेम किया है। ये फैक्चुअली सबके सामने आ जाना चाहिए। तबलीगी जमात इज नॉट, तबलीगी जमात
इज नॉट इक्वल टू ऑल मुस्लिम्स। ये बहुत जरूरी है जानना कि तबलीगी करे और उसकी वजह से बाकी मुस्लिम करे। क्यों तौसीफ खान, मैं क्या गलत कह रही हूँ? तबलीगी करे, उनकी वजह से 30% मामले देश में हो और भरे उसकी वजह से बाकी मुस्लिम अपने आप को अलग करना चाहते हैं तबलीगी जमात की सोच से। जो पहले ये तौसीफ खान के बीच में क्या बात हुई, डिबेट करते हैं, ये बोले जा रहे हैं बार बार। बस मैंने अंजना जी, मैंने ना ये अभी आपकी बुलेटिन चल रही थी तो 2-3 चीजें निकाली हैं। हाँ, नहीं हाँ अंजना जी, पता है मेरी बेटी और मैं आपके बहुत बड़े फैन हैं। वो अभी मैं आ रहा था घर से तो वो कहती है आज तक टीवी पे नहीं आ रहे, आप अंजना टीवी पे आ रहे हो पापा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के उसको ना। तो अंजना जी, मैंने ना ये आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी भी बार बार अपील कर रहे हैं जनता से। देखिए मरकज से भी ऑडियो जारी हो गया है, मौलाना साद साहब ने ऑडियो जारी कर दिया है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के अवाम को, तबलीगी जमात से जितने भी जुड़े हुए हैं, तो सामने आए, अपना टेस्ट कराएं। तो मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार आपके चैनल से, मैं भी अपील कर रहा हूँ लोगों को। और प्रधानमंत्री जी की भी, जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो बयान दिया है वो ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माइकल जे रियान, मैं हिस्ट्री का बहुत अच्छा बिल्कुल जी तौसीफ खान, आपको ये संदेश देना होगा कि तबलीगी जमात और उसकी सोच की वजह से अन्य मुस्लिम को, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं जो लगातार मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे अनेकों दोस्त हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि इनकी वजह से हम सब पर मेरे भी, इस मैं तरह की छवि बन रही अकेला है, मुस्लिम हूँ, हमारी सोच मेरे सारे दोस्त अलग नॉन है। मुस्लिम वो कह रहे हैं कि हम तो कोरोना वॉरियर्स, हम इस देश में, मेरा सवाल तो सुनिए, अरे मेरा सवाल तो सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि हम इस देश में, हमें नहीं लगता कि हम किसी भी भेदभाव को झेल रहे हैं। लेकिन अगर वो इस तरह की मानसिकता फैलाते हैं, कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हैं, तो हम अपने आप को उनसे डिस्टेंस करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? मेरा सवाल ये है कि करे तबलीगी और भरे अन्य मुस्लिम, वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं ऐसे लोगों से। मैं जवाब दूं अंजना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं और भी चैनल पे देखिए, मेरे घर में भी न्यूरो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं मेरे घर में भी, और वो भी अभी 2-3 दिन से वो भी उन्हीं सब चीज़ों में पीपी के वो भी हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं। 2-3 दिन वो घर नहीं आते हैं। तो मैं भी बार बार आपके चैनल से, मेरे घर में डॉक्टर से मैं हाथ जोड़ के भी अपील कर रहा हूँ मैं सबसे। दूसरी चीज़ भी मैं इसी चीज़ पे आऊँगा कि तबलीगी सेक्शंस का जो आप बता रहे थे ना, प्रधानमंत्री जी भी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपील करी वो आज प्रधानमंत्री जी ने भी करी, ठीक है। वो तबलीगी सेक्शन को आप देखिए, प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं। कल एक मेरा बड़ा हेल्थ मिनिस्ट्री से एक बड़ा वो ताज्जुब हुआ मुझे जब हेल्थ मिनिस्ट्री से ये कहा है कि 29.8% जो सेक्शन है वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। 30% जो सेक्शन है, आप देखिए जब केंद्र सरकार, जब सरकारें ही वो अलग कर देगी देश के, मतलब देश के सब तबलीगी सेक्शन को 30% वो कर देंगे तो देश तो ऑब्वियसली अलग होगा ही। अब जब केंद्र सरकारें ही अलग कर रही हैं तो वो सेक्शन को, वो भी देश का हिस्सा है जी, वो भी देश के नागरिक हैं। जवाब अरविंद वाजपेयी देंगे। तो आप ये कह रहे हैं, बुलेटिन पे आप ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के जो लोग थे उनका अलग से मेंशन करना स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गलत है। अरविंद वाजपेयी जी जवाब दीजिए। अरविंद जी। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है अंजना जी। देखिए बात समझिए, ये कोरोना कैरियर जो पूरे देश में बन के फैले हैं वो जमात के लोग ही हैं। क्या ये मौलाना साहब बैठे हैं, ये तौफीक खान, ये इस बात को डिनाई कर सकते हैं? और ये रिकॉर्ड की बातें हैं। अगर स्टेट भारत के केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर ये स्टेटमेंट देनी है तो इसको, इस पे गलत क्या है? ये तो हकीकत है ना। और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपील करी है, आपने अपनी गलती की माफी आज तक क्यों नहीं मानी? नंबर 1, मौलाना साद क्यों छुपा फिर रहा है? नंबर 2, मौलाना साद की स्टेटमेंट जो यूट्यूब पे चली है कि मस्जिद में आके मरे तो ज्यादा बेहतर है, तो ये सब भड़काने वाली बातें हैं। पूरे के पूरे राज्यों में, पूरे देश में जो कोरोना फैला वो 30% इनकी वजह से फैला है, तो इसको कैसे डिनाई करोगे? लेकिन आप लोग गलती नहीं मानोगे, आप लोग हिंदू मुस्लिम करने की बात करोगे, आप मीडिया पे अटैक करोगे, आप बीजेपी पे अटैक करोगे, आप सरकार पे अटैक करोगे, लेकिन ये नहीं कहोगे कि हाँ जी हमसे गलती हुई। SHO साहब जो निजामुद्दीन के हैं, उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों को बुलाया था, उन्होंने कहा कि आप डिस्पर्स होइए तरीके से, क्यों यहाँ पर इकट्ठे हो? आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने उनको झूठ बोला। देखो गलती पे गलती, गलती पे गलती, और पूरे समाज से आप कहोगे जी कि लिंक कर रहे हो, देश अलग हो जाएगा। ये इस तरह के बयान देने से काम बनने वाला नहीं है। देश की जनता सारी चीज समझ रही है। और ऐसे वक्त में
जब कोरोना जैसी महामारी से सब लोग लड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में इनका बयान आना, इतना भड़काऊ बयान आना, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है कि कानून को और कड़े तरीके से काम करना चाहिए और ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए एनएसए जरूर लगाना चाहिए। देखिए, ये समय नहीं है न सरकार से लड़ने का है न पार्टी पॉलिटिक्स करने का है। ये समय सिर्फ ये है कि हकीकत को माने, माफी मांगे, गलती मांगे, मौलाना साहब को बाहर आए, सरेंडर करें। और सुनिए नई बात, ये रोहिंग्या मुसलमान भी इसमें आए थे, वो आज तक पता नहीं कहाँ हैं, अभी भी छुपे हुए हैं। फिर ईडी का कनेक्शन मिला है, हवाला, ये देखिए, ये सारे तथ्यों को अगर आप देखोगे अंजना जी, तो ये बड़ा साफ लग रहा है कि ये एक गहरी साजिश का हिस्सा लग रहा है। हम हर मुसलमान को ये बात नहीं कह रहे, ये जमात एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ये क्रियाकलाप है और उसको कंडेम हम कर रहे हैं और पूरी तरीके से करेंगे और कानून अपना काम करेगा। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि डिफेंड कर रहे हैं, लगातार आके डिफेंड करते हैं और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसका नुकसान आज कोरोना इतना बढ़ गया है, पूरा देश लॉकडाउन है, पूरा कल 186 केस दिल्ली में टेस्ट हुए हैं और उसमें कोरोना सारे पॉजिटिव पाए गए। देखिए, अभी भी अगर आप नहीं संभलेंगे तो ये ना लॉकडाउन खुलेगा ना कोई चीज होगी और हमको इससे बचना है तो पूरी तरीके से जो गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग दे रहा है या भारत सरकार दे रही है या WHO दे रहा है, उनको हमको मानना पड़ेगा, तभी अपनी जान बचेगी, तभी दूसरों की जान बचेगी। राजनीति का समय बिल्कुल नहीं है ये। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी सर, प्रोफेसर विशाल मिश्रा क्या गलत कह रहे हैं अरविंद वाजपेयी? आप सहमत हैं उनसे? हाँ अन्ना जी, मैं वाजपेयी जी की बात से 100% सहमत हूँ। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि एक तो इन्होंने गलती की और गलती करने के बाद जो मौलाना साहब ने वीडियो जारी किया, उस वीडियो जारी करने के बाद कि अगर मरना है तो मस्जिद में ही मरेंगे, उसके बाद उनको उसी तरीके से वीडियो जारी करना चाहिए था कि अपने फॉलोअर को बताते कि नहीं भाई ये तो संक्रमण की बीमारी है। उसके बाद ये देखिए, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जिनकी जगह अस्पताल में होनी चाहिए वो मदरसों में छिपे घूम रहे हैं, वो मस्जिदों में छिपे घूम रहे हैं। आज आप डाटा देखिए, हर तीसरा आदमी जो है वो इस तबलीगी जमात से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब अभी मैं तौसीफ खान जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि नहीं हमको अलग करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, अलग करने की जरूरत इसलिए है ताकि सोर्स का पता चले कि कौन लोग वहां पर थे, कौन लोग नहीं थे, ताकि ट्रेसिंग हो सके। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि नहीं हमको अलग किया जा रहा है। अरुंधति राय जी का स्टेटमेंट देखिए, ये वही अरुंधति राय जी हैं अंजना जी जिन्होंने कश्मीर को कहा था कि भारत का अभिन्न अंग नहीं है, जिन्होंने आर्मी को संज्ञा दी थी कि ये रेपिस्ट है। यही नहीं, उन्होंने माइस्ट्रो को कह दिया था कि दे आर द लाइक गांधी बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दे हैव विद द गन। मतलब माओवादियों की तुलना उन्होंने गांधी से कर दी। तो ऐसे लोग अपने स्पेसिफिक एजेंडा को लेकर चलाते हैं। आपने गौर किया होगा अंजना जी, इस तबलीगी जमात के मुद्दे पर और उसके बाद इन्होंने जो भी मुरादाबाद, बरेली, इंदौर, राजस्थान, टोंक जो भी हमला किया, कि कोई भी तथाकथित सेकुलर, कोई भी तथाकथित इंटेलेक्चुअल इनके इसको कंडेम करने के लिए आगे नहीं आया। और आज देखिए, अरुंधति राय एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू दे रही हैं कि नहीं हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जीनोसाइड का खतरा पैदा हो गया। देखिए, इनकी जो कम्युनिस्ट हैं, ये जो लिबरल हैं, सुनीत चोपड़ा जी बहुत तेज बोल रहे थे। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तब आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं भाई हम तो इंटेलेक्चुअल हैं। जब आप वायलेंस करते हैं तो आप कहते हैं अरे नहीं भाई हम तो इनोसेंस हैं। जब आप प्रिविलेज की बात करते हैं तो आप कहते हैं अरे भाई हम तो पुअर हैं। तो केवल अपने ही अधिकारों के लिए, केवल अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए, ठीक है आपका मनभेद होगा मोदी जी से, आपका मतभेद हो सकता है, आपका सरकार से मतभेद हो सकता है, बट दिस इज द टाइम ऑफ ह्यूज अर्जेंसी। ऐसे में तो सुनीत चोपड़ा जी के बयान को जरा देखिए, तो ये वही लेफ्टिस्ट हैं, ये वही लेफ्टिस्ट है। मैं आपको अन्ना जी याद दिलाना चाहूंगा, जब इंडो चाइना की लड़ाई चल रही थी तो इन्होंने अपने एक कैडर के बंदे को इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उसने इंडियन सोल्जर को खून दिया था। इनसे हम क्या उम्मीद करें? ये हमको देशभक्ति सिखाएंगे, ये लेफ्टिस्ट तथाकथित कम्युनिस्ट, तथाकथित सूडो इंटेलेक्चुअल हमें ये नहीं सिखाएंगे। हमें इनसे राष्ट्रभक्ति नहीं सीखनी है। अरे जो थोड़ी मोड़ी आपकी दुकान की भी साथ बची है उसको संभालिए चोपड़ा साहब, और इस समय राष्ट्रहित में आगे आकर खड़े होइए। कोरोना कोई धर्म जाति देखकर नहीं आएगा
और खास तौर से उन जमातियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, आगे आइए, अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, लोगों को संक्रमण होने से बचाइए। याद रखिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि। अरे चोपड़ा साहब, राजनीति बाद में कर लेंगे, जिंदा रहेंगे तब तो राजनीति करेंगे, राष्ट्र रहेगा तब तो राजनीति करेंगे, समाज रहेगा तब तो राजनीति करेंगे। बंद करिए राजनीति की दुकान। अब जीने आज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डाटा देखिए, आप दिल्ली का डाटा देखिए 63%, यूपी का डाटा देखिए 59%, तेलंगाना का डाटा देखिए 79%, तमिलनाडु का डाटा देखिए 84%। ठीक है तंसीम रहमानी, कहाँ से आया? ठीक है, आप दोनों ने बोल लिया। एक सेकंड मौलाना साहब का जो नया ऑडियो है वो भी हम सुनाना चाह रहे हैं। एक सेकंड। तंसीम रहमानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे वक्त पर इस तरह के बयान और एक डर और भय फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा अरुंधति रॉय ने दिया है, क्योंकि ये देश अच्छी तरह से समझ रहा है कि तबलीगी जमात एक हिस्सा है जिसकी वजह से मामले अचानक से इस तेज रफ्तार से बढ़े। उनका अच्छी तरह से पूरे देश में लोगों को पता है कि आम मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन वो नहीं करते हैं। ये तबलीगी जमात है, ये एक संगठन है जिसने निजामुद्दीन के मरकज में ये सब किया, और मुरादाबाद हो, इंदौर हो, जहां जहां पर ऐसे इंसिडेंट्स हो रही है उनकी फैक्चुअल रिपोर्टिंग हो रही है। इसमें ये कह देना कि पूरे देश में एक नरसंहार की तैयारी है मुस्लिम्स के खिलाफ, आपको नहीं लगता अरुंधति रॉय ने बेवजह भड़काने की कोशिश की है? अच्छा होगा सुनना आज आप क्या सोचते हैं इस पर। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अरुंधति राय को फौरन जेल भेज देना चाहिए, और जितने ये 30% कहे जा रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि सरकार बहुत ज्यादा मुरव्वत से काम ले रही है। 100% की जिम्मेदारी तबलीगी जमात को ले लेनी चाहिए। चाइना से आया था वहाँ, लेकिन ये लोग गए होंगे चाइना, वहां से लेकर आए और यहाँ साजिश करके फैला रहे, और इनका वो इलाज होना चाहिए जो राज ठाकरे जी ने जो फूल बरसाए थे और उन्होंने कहा था कि इनको सड़क पे खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए, वही इलाज इनका करना चाहिए। वो हॉस्पिटल मेरठ में जो ये कहता है कि हम मुसलमानों का इलाज भी करेंगे, उसकी गारलैंडिंग की जानी चाहिए। वो हॉस्पिटल हापुड़ का जिसने प्रेग्नेंट औरत को, और जयपुर का राजस्थान का जिसने हम प्रेग्नेंट औरत को भगा दिया कि इनको मुसलमान है इसलिए इनके इलाज नहीं करेंगे, वो तमाम वेंडर्स जो जा रहे हैं हिंदुओं के इलाकों में और उनके कार्ड देके जा रहे हैं, उन RWAs का भी गारलैंडिंग होनी चाहिए। वो सब के सब देश प्रेमी हैं, देश हित में हैं, कोरोना फाइटर्स हैं। बाकी सब लोग जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर खड़े हुए देख रहे हैं चीजों को, वो सब गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। सरकार बिल्कुल सही कर रही है, आप लोग जो कर रहे हैं मीडिया के लोग वो भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप सब देश प्रेमी हैं, इसके अलावा सब देशद्रोही हैं, सबको गोली मार देनी चाहिए, सबको जेल भेज देना चाहिए, यही इसका इलाज है। और माफी मांगनी चाहिए, हमें भी, मुझे भी माफी मांगनी चाहिए सबको, सबसे, कि हम अच्छा है आपने आज इस बात की मैं तारीफ करूंगी। एक सेकंड, आज मैं इस बात की तारीफ करूंगी तस्लीम रहमानी जी, आप अक्सर पुराने बयानों में छिपते हैं, लेकिन आज आपने खुलकर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आज आपने खुलकर अरुंधति रॉय की भी निंदा की, आपने मुरादाबाद इंदौर की भी निंदा की, आपने निंदा की RWAs में जो आधार कार्ड देकर भेदभाव कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बोला। हम भी आपकी बात से सहमत हैं, किसी से भी ऐसे संकट की घड़ी में मजहब के आधार पर अगर कोई भी भेदभाव करता है तो वो गलत है, वो गलत है और वो गलत रहेगा। और लगातार हम आज तक पर दिखा रहे हैं, चाहे कोई भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मजहब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है ये गलत है। लेकिन याद रखिए, कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ अगर झुंड में आक्रमण होता है, ये भी याद रखिए कि अगर तबलीगी जमात की वजह से मामले बढ़ते हैं तो इसकी फैक्चुअल रिपोर्टिंग से किसी को भी नहीं कतराना चाहिए। याद रखिए, बाबा राम रहीम हो, आसाराम हो, रामपाल हो, इनके खिलाफ जब हम बोलते हैं तब तो किसी को नहीं लगता, कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। लेकिन इस वक्त एक सेकंड रहमानी साहब, इससे पहले कि मैं चर्चा के लिए चलूं, अन्य मेहमानों के पास भी चलूं, आइए आपको सुना देते हैं। एक सेकंड देखिए, राज ठाकरे पर अलग से बहस करने का ना हमारे पास वक्त है। हमें लगता है संकट की इस घड़ी में बहुत बड़ी परेशानी देश के सामने है, इसलिए अगर आपको
राज ठाकरे पर अलग से बोलना है तो आप सर एक ऑडियो वीडियो बनाइए और कहीं पर फेसबुक पर डाल दीजिए। आज तक का टाइम जाया मत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि देश उन सरकारों के कानूनों से इस वक्त चल रहा है जो देश में सत्ता पर काबिज है। उस कानून का पालन, उन नियमों का पालन ही देश को कोरोना के खिलाफ जंग में आगे ले जाएगा। और जो भी डर और खौफ की दुकान चलाने की तैयारी ऐसे वक्त पर कर रहा है उसको सिरे से हर मजहब के व्यक्ति को नकार देना चाहिए। बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से नए सिरे से खबरों की शुरुआत करें। आपको बता दें, मौलाना साद ने जो नया ऑडियो जारी किया है उसके जरिए वो ये संदेश जो देने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बता दें, मौलाना साद जो कि अभी तक फरार है, सबसे पहले उसने एक ऑडियो में कहा था कि मस्जिदों को गुलजार रखो, लॉकडाउन के नियमों का पालन मत करो। उसके बाद जब पकड़ में आया, जब पूरी खबर सनसनी की तरफ फैली कि हजार जमाती वहां पर बैठाए गए थे उस निजामुद्दीन के मरकज में, उसके बाद दूसरा ऑडियो आया जिसमें उसने इसे यू-टर्न लेते हुए बात कही। और अब आज का जो बयान है, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने कहा है अपने लोगों के लिए एक संदेश के जरिए उसने ये कहने की कोशिश की है कि सरकार का सहयोग करें तबलीगी जमात के लोग, यानी चारों तरफ से घिर जाने के बाद अब क्या कह रहा है मौलाना साद। आइए आपको उसका दोनों ऑडियो सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चले। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों भाइयों, हर खैर और शर का अल्लाह ही खालिक और मालिक है। हर हाल तने तनहा अल्लाह के हुक्म से आता है। हर हाल के आने का ताल्लुक़ बराह रास्त आमाल से है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद और सलातुल हाजा के ज़रिए मुतवज्जे रहें। नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें। कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। हर एक की अपनी ताकत के बक़दर मदद करें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद। इस तरह का भी कोई अज़ाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नज़र भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। शहजाद पूनावाला, अब तो भाईचारे का संदेश है। नहीं, अब देखिए ना, जब उनको पता चल रहा है कि कानून का शिकंजा उन पे कसेगा तो साथ जो है उसकी आवाज़ जो है, उसकी जो सुरताल है वो सब बदल चुकी है। पर मैं अंजना जी एक बड़ी तथ्यात्मक बात आपको कहूँगा। 3 या 4 दिन पहले एक बड़े अखबार ने एक खबर छापी जो झूठी निकली कि अहमदाबाद का एक अस्पताल हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रहा है। पूरा एक सेक्शन है मीडिया का, वो एक आंख वाली सेकुलरवादी मीडिया का, उसने इसको बड़ा प्रसारित किया। उनका उद्देश्य यही था कि मोदी मुस्लिम विरोधी कैसे पेश किया जाए। कोविड हो, 370 हो या जो भी और मामले हो, मोदी मुस्लिमों को मार रहा है, ये एक नैरेटिव बनाने के लिए तमाम इसमें बड़े बड़े मीडिया के लोगों ने उसको ट्वीट किया बिना वेरिफिकेशन। वो खबर झूठी निकली। अब मुझे एक बात बताइए कि इनका क्या किया जाना चाहिए। ये झूठ फैलाते हैं, देश में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। आज तक मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, पर मैं आपको गर्व से कह सकता हूं अंजना जी, मेरे लिए मेरा धर्म नहीं है ऊपर, मेरा देश ऊपर है।
और धर्म के नाम पर जो देश की सेहत को हाईजैक करता है, चाहे वो तबलीग जमात हो, चाहे वो कलबुर्गी वाले हो, दोनों का मैं उतना ही विरोध करता हूं। पर कुछ लोग तबलीग जमात के अधर्म पर जो ये बार बार धर्म का बुरखा डाल रहे हैं ना, वोट बैंक के चलते और मोदी विरोध के चलते, ये देश को तबाह कर देंगे। कोरोना बॉम्ब की तरह हमारा विस्फोट हो जाएगा और मैं इसको कतई नहीं होने दे सकता हूं। और उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने झूठी खबर फैलाई कि अहमदाबाद का हॉस्पिटल हिंदू मुस्लिम कर रहा था, क्या होगा उनका परिणाम, बताइए मुझे। बताइए अंजना जी, मैं आपकी दो चीजों का मैं दो बातों का जवाब दूंगा। एक ये अरुंधति रॉय ने एक स्टेटमेंट दिया है, देखिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ना अरुंधति रॉय एक आप जब ये डिबेट खत्म हो जाएगी, मैं बड़ी ना हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ और लॉ भी मैंने कर रखे, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड जी एक ये ना यूनाइटेड नेशन ने कानून पास किया था 1948 में 9 दिसंबर को। नहीं गलत कह रही हैं, बिल्कुल गलत कह रही हैं, बिल्कुल गलत कह रही हैं, बिल्कुल गलत कह रही हैं। निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से और भी आगे भी निंदा करता रहूंगा। बहुत गलत कह रही हैं। इस वक्त देश को जोड़ने का टाइम है, तोड़ने का टाइम नहीं है। अरुंधति रॉय अगर सुन रही हैं तो मैं उनको या आपके चैनल के माध्यम से आवाज ऊपर मुकदमा कीजिए ना वकील साहब। ये देश तोड़ने का टाइम नहीं है, देश को जोड़ने का टाइम है। तो मुकदमा कीजिए ना उनके खिलाफ, अरुंधति रॉय के खिलाफ मुकदमा करेंगे तो की जमात का ना। अंजना जी सुनिए, मैं बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता मुझे बोलने का। तो ये ना ये जमात, ये आप एक हिस्ट्री समझिए। ये जमात एक मेवात से 1926 में 1926 में ये जमात, ये निजामुद्दीन मेवात से निकली हुई एक जमात थी। मेवात की आज मेरे पास अभी की रिपोर्ट है सरपंच और प्रधान की। वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिशियल नहीं गया, किसी के घर भी डॉक्टर्स गए हैं, जमात का इतिहास आपसे ज्यादा अब देश का बच्चा जानता है। सबने पढ़ लिया है। 95% लोगों ने खुद आगे आए हैं। हमने पूरा पढ़ लिया है जी, हमने सबने पढ़ लिया है। तबलीगी जमात की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझ गए हैं। मुझे तो ये बताइए कि मौलाना साद क्यों फरार है? मौलाना साद क्यों फरार है, आप बताइए। मौलाना साद जब अब कोरोना नेगेटिव उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसने प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? कानून के सामने समर्पण क्यों नहीं कर रहा? हाँ, अब आप इस चीज का जवाब लेना चाहते हैं तो मैं एक जवाब दे देता हूँ। देखिए आज ऑडियो जारी किया आपके सामने, सबके देश के सामने आपने वो ऑडियो चलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, वो टेस्ट कराएं, अपनी स्क्रीनिंग कराएं। दूसरी चीज़ सुनिए तो, और आगे जब वो 16 तारीख को हमने एक इंटीमेशन दिया है। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है जी। मौलाना साहब ने एक आईओ को फरार नहीं है, जब यही तो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। एक बार सुनिए, 16 तारीख को एक इंटीमेशन दिया है एसएचओ आईओ को, क्राइम ब्रांच को, जिसमें कि हमने सीधा लिखा है। वो नोटिस की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। उसमें 1 और 31 तारीख की एफआईआर है, जिसमें कि 2 अप्रैल को हमें आईओ ने 2 नोटिस दिए 91 सीआरपीसी के 2 नोटिस दिए। कुछ जानकारियां मांगी हमसे, डॉक्यूमेंट मांगे, हमने उस नोटिस का जवाब दे दिया, हमने रिप्लाई फाइल कर दिया। तो वंस वी हैव फाइल्ड द रिप्लाई, तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू दैट वी आर जॉइनिंग द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग। ये तो आप ये चीजें कानून के तहत, देखिए मैं कानून के तहत ही बात कर सकता हूँ। अरे जांच में शामिल नहीं हो रहे। ये रिप्लाई कोई सिविल सूट नहीं है जो रिप्लाई देंगे। आपको कहा है कि आप 16 तारीख को हाजिर होइए और साथ में ये डॉक्यूमेंट्स लाइए। आप क्यों नहीं हाजिर हुए? इसलिए दोबारा नोटिस देना पड़ा कि आप हाजिर होइए। आप अपने रिप्लाई फाइल ऑलरेडी कर चुके हैं जी, अवेलेबल नहीं है। आप भागते फिर रहे हैं, आप छुपते फिर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह के ढकोसले से काम चलने वाला नहीं है कि आज आपने ऑडियो रिलीज कर दी। जो गलती इतनी खतरनाक आपने कर दी, उसका हर्जाना कौन भरेगा? देश से माफी क्यों नहीं मांगी? आज अगर ऑडियो रिलीज किया है तो उसमें कहते कि जो हमसे गलती हुई है हम सजा के लिए अपने आप को पेश करते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं और क्यों गुमराह करना चाह रहे हैं देश को? भाई 30% केस कम नहीं होते हैं, पूरे देश में फैल चुके। राज्य के एक हिस्से में जाके छुप गए लोग और अभी भी बाहर नहीं आए हैं। पता नहीं कितने लोग छुपे हुए हैं। कहाँ है रोहिंग्या मुसलमान जो वहां हाजिर हुए थे आपके मरकज में? उनका भी कोई जानकारी नहीं देते। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आप लिस्ट तो नहीं बताते कि कितने लोग शामिल हुए थे। देखिए ये बीमारी से लड़ता है। 13 अप्रैल की एक रिपोर्ट चलाई थी। ये बीमारी से लड़ने का सवाल है। आप उसकी सीरियसनेस को क्यों नहीं समझ रहे? राजनीति करने का वक्त नहीं है। जमात आपकी कहीं नहीं जा रही, जमात आपकी कोई नहीं छीन रहा, लेकिन ईडी को
केस चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी, हवाला कनेक्शन जो निकलेगा उससे आप बच नहीं पाओगे। देखिए बेहतरी इसी में है कि सारे डिटेल्स लेके पुलिस के सामने सरेंडर करिए। और यहाँ सुनील चोपड़ा जी, 32 करोड़ लोग आपके, अगर ये जानकारी आती है MHA को, एक सेकेंड सवाल सुनिएगा, जो कह रहे हैं 31 करोड़, अरे सुनील चोपड़ा जी सुनिए, अगर ये जानकारी आती है कि उस जमात में कई रोहिंग्या भी शामिल हुए थे जो अब गायब है, MHA तमाम राज्य सरकारों को कहता है कि आप जाकर उनको ट्रेस कीजिए, फिर अगर किसी को आइसोलेट करने की जरूरत है वो कीजिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कीजिए। बड़े ही टीजियस और संकट काल से देश इस वक्त गुजर रहा है और आप चाहते हैं कि ये सब पर हर कोई मुंह में टेप लगा के बैठ जाए। आप मेरी आवाज हेलो बिल्कुल आ रही है सर, थोड़ा रुक रुक के आ रही है सर, थोड़ा सा अपना स्काइप ठीक से पकड़ लेंगे तो ठीक से आएगी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कर लेता हूँ, अब आ रही है? हेलो हाँ जी 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 आ रही है, बोलिए बोलिए जी। हाँ हाँ आ रही है। मेरा ये कहना है ये कानून का मामला है, ये कानून से मिला के ही चल सकता है। मेरा ये कहना है तबलीगी जमात का जो प्रचार हो रहा है देश भर में, इसको बंद किया जाए, क्योंकि इसी टाइम में लोग बड़ी बड़ी यात्राओं पे भी गए थे, ये रथ यात्राओं में गए थे, वहां की कोई बात हम सुन नहीं रहे। तो मेरा ये कहना है ये धार्मिक बातें बंद हो और कानूनी मामला चले और उसका जवाब दिया जाना चाहिए कानून, तभी देश एक होगा। मैं तो इसी के लिए हूँ। प्रोफेसर मिश्रा क्या गलत कह रहे हैं वो? अरे तो मैं तो आप ही की तरफ सवाल पूछ रही हूँ, आप फिर गुस्सा करने लगे। प्रोफेसर मिश्रा क्या गलत कह रहे हैं? अंजना मैम, मैं चोपड़ा साहब से ये कहना चाहूंगा कि बार बार अब उसको देखिए, इन्होंने एक नया रंग दे दिया, उसको एक नया रूप दे दिया और भी धार्मिक यात्राओं की बात करने लगे। अरे भाई, और भी धार्मिक यात्राओं में कोई विदेशी नहीं था भाई, आप इस चीज को मानने को स्वीकार क्यों नहीं करते? अरे मलेशिया में फरवरी में अंजना मैम एक मरकज का आयोजन किया गया था और वहां पे लगभग 16,000 लोग इकट्ठा हुए थे और वहां से निकलकर साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में वो लोग आए, उन्होंने इस कोरोना को फैलाया। हम इस सच्चाई से पर्दा नहीं डाल सकते। वो टूरिस्ट वीजा पर आए थे, वो किसी मिशनरी वीजा पर नहीं आए थे। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, वो टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मिशनरी वीजा पर नहीं आए थे। और जमात वालों को ये सूचना देनी चाहिए कि हमारे यहाँ इतने विदेशी आए। आप उनकी गलती पर पर्दा मत डालिए, उसको और किसी धार्मिक आयोजन से इक्वेट मत करिए। आप मुझे बताइए कौन सा धार्मिक आयोजन हुआ था, कौन सा मंदिर खुला था, कौन सा गुरुद्वारा खुला था? जी नहीं। और कौन से विदेशी आए थे? जी नहीं। ये आप लोगों का मन गढ़ंत अपना वर्ड होता है। मैंने सुना था बीच में मीडिया में आपने एक और वर्ड चलाया था, आप लोगों ने फंसे हुए हैं, एक ऐसा कुछ वर्ड आपने यूज किया था। नफरत के वायरस को रोको। एक तरफ मौलाना साद ने नया ऑडियो जारी करके ये कहा है कि सरकार का अब साथ दे, लगातार ले रहा है यू टर्न, लेकिन अब भी है मामले में फरार। दूसरी तरफ अरुंधति रॉय जानी मानी लेखिका ने इस मौके का इस्तेमाल कर लिया है नफरत की दुकान में और भड़काऊ बातें सामने रखने के लिए। वो ये कह रही हैं कि सरकार इस संकट काल में कोरोना के संक्रमण का इस्तेमाल करके मुस्लिमों का नरसंहार करना चाहती है।